हेलो लर्नर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण के विभिन्न मॉडल्स में से एक मॉडल, प्राइस रिजिडिटी मॉडल या कीमत स्थिरता का सिद्धांत, जो गैर गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत अल्पाधिकार में कीमत निर्धारण की व्याख्या करता है। प्राइस रिजिडिटी मॉडल कीमतों के निर्धारण के स्थान पर कीमतों के स्थिर रहने की व्याख्या करता है। ये मॉडल ये बताता है हमें कि कीमतों में परिवर्तन ना होने की प्रवृत्ति जो गैर गठबंधन अल्पाधिकार में पाई जाती है उसके कारण क्या है। प्राइस रिजिडिटी मॉडल को हम किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस डिमांड कर्व की हम कल्पना करते हैं वो सीधी रेखा का डिमांड कर्व होने के स्थान पर एक टेढ़ी रेखा का डिमांड कर्व है, एक स्थान पर वो मुड़ा हुआ है। इसके कारण इसको हम किंक्ड डिमांड कर्व मॉडल के नाम से जानते हैं। कई बार इस मॉडल के जनक पॉल स्विजी के नाम से स्विजी के विंकुचित मांग वक्र मॉडल के नाम से भी जानते हैं। प्राइस रिजिडिटी मॉडल या किंग डिमांड कर्व मॉडल को डिस्कस करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण के जो मॉडल्स हैं वो एक नहीं है, क्योंकि डिफरेंट बिहेवियरल अजम्पशंस के आधार पर अलग अलग मॉडल्स इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किए हैं। क्योंकि बिहेवियरल पैटर्न्स जो हैं कंपिटिटर्स के, वो हर समय एक समान नहीं होते हैं। तो आज हम जिस मॉडल को डिस्कस करेंगे वो केवल किंग डिमांड कर्व मॉडल को डिस्कस करेंगे। और ये जो मॉडल है ये केवल नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली के अंतर्गत कीमत निर्धारण की व्याख्या करता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कीमत स्थिरता मॉडल की मान्यताएं क्या है, किन मान्यताओं के आधार पर ये मॉडल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कीमतों में परिवर्तन की किसी भी फर्म के पास कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई प्रोत्साहन नहीं है जिसके कारण वो कीमतों को चेंज करें। इसके साथ साथ ये मांग पक्ष की तरफ से भी और पूर्ति पक्ष के तरफ से भी कीमतों के स्थिर रहने की व्याख्या करता है। उस व्याख्या को हम डिस्कस करेंगे और अंत में हम डिस्कस करेंगे इस मॉडल की सीमितताएं, और वहां डिस्कस करेंगे कि क्या व्यवहार में कीमतों के स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है या कीमतें चेंज होती हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं प्राइस रिजिडिटी मॉडल के बारे में। ओलिगोपोली के अंतर्गत जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसका कोई एक मॉडल नहीं होता, अभी हमने डिस्कस किया। और उसका कारण है कि फर्मों के मध्य म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस पाई जाती है। इसके कारण कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि ये जो डिपेंडेंस है इसके कारण फर्में, जो दूसरी फर्में हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो अलग हो सकता है। हर मॉडल के लिए दूसरी फर्मों के व्यवहार से रिलेटेड कुछ अजम्पशन हमें करने पड़ते हैं और उन अजम्पशंस के आधार पे हम कोई ना कोई मॉडल डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे आज जो मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो फर्में हैं वो इंडिपेंडेंटली प्राइस डिसाइड करती हैं, वो किसी तरीके के कोल्यूजन में नहीं जाती हैं, उनमें किसी तरीके का गठबंधन नहीं होता है। यानी जो किंग डिमांड कर्व मॉडल है या प्राइस रिजिडिटी मॉडल है वो केवल नॉन कोल्यूजिव ओलिगोपोली में काम करेगा। गैर गठबंधन अल्पाधिकार के अंतर्गत केवल ये कीमतों की व्याख्या करेगा। गैर गठबंधन से हमारा मतलब है कि फर्में आपस में कोई समझौता या कोई गठबंधन नहीं करती हैं। जब हम समझौता या गठबंधन कहते हैं वो औपचारिक भी हो सकता है, वो अनौपचारिक भी हो सकता है। तो जो नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली है उसमें हर फर्म जो है इट फिक्स इस प्राइस एंड आउटपुट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फर्म्स। वो दूसरी फर्मों से बात किए बिना, उनसे समझौता किए बिना उन अपनी कीमत और उत्पादन की नीति का स्वतंत्र रूप से निर्धारण करते हैं और प्रतियोगिता के माध्यम से बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दे ट्राई टू इंक्रीज द मार्केट शेयर थ्रू कंपटीशन इन द मार्केट। ये नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली है जिसमें फर्म गठबंधन के स्थान पर आपस में कंपटीशन करती हैं और उसके आधार पर अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। स्विजी का किंग डिमांड कर्व मॉडल प्रोफेसर पॉल स्विजी के द्वारा 1939 में प्रतिपादित किया गया था और इस मॉडल के अनुसार ओलिगोपोली मार्केट के अंतर्गत फर्में उन सभी एक्टिविटीज से बचने का प्रयास करेंगी जिनके फलस्वरूप कीमत युद्ध शुरू हो सकता है। यानी कीमत युद्ध को बचाने के लिए कोई भी एक्टिविटी फर्म नहीं करेंगी जिसके फलस्वरूप कीमतें जो है वो स्थिर रखेंगे। कीमत को कम और ज़्यादा करना एक एक्टिविटी है जिसके फलस्वरूप प्राइस वार हो सकता है। तो फर्म कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगी जिसके कारण प्राइस वार
शुरू हो, क्योंकि गठबंधन नहीं है इसलिए प्राइस वार की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ये जो मॉडल है ये वास्तव में प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन का मॉडल है ही नहीं। ये जो मॉडल है ये फर्मों के व्यवहार को एक्सप्लेन करता है, जो अल्पाधिकारी फर्में हैं उनके व्यवहार को एक्सप्लेन करता है, और ये मान के एक्सप्लेन करता है कि उनका जो बिहेवियर है वो एसिमेट्रिक होगा। ये जो मॉडल है ये फर्मों के एसिमेट्रिक बिहेवियर पर डिपेंड करता है। असीमित व्यवहार होगा उनका, असमित व्यवहार होगा। क्यों? यानी हर स्थिति में उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, इसलिए हम कहते हैं कि असमित होगा, यानी डिफरेंट होगा। और असमित व्यवहार का मतलब क्या है वो हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मॉडल इस अजम्पशन पे डिपेंड करता है कि फर्मों का जो व्यवहार है वो एसिमेट्रिक होगा, और जिसके कारण फर्मों के पास ऐसे कोई इंसेंटिव नहीं होंगे जिसके फलस्वरूप वो कीमतों को बढ़ाएं या कीमतों को घटाएं। इसलिए काफ़ी हद तक जो कीमतें हैं वो स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आइए अब हम इस मॉडल के महत्वपूर्ण अजम्पशंस को देखते हैं। जैसा कि हमें पता है अजम्पशंस किसी भी मॉडल के डेवलपमेंट में एक अहम रोल अदा करते हैं। अगर हमें किसी मॉडल को ठीक से समझना है तो उसके अजम्पशंस को ठीक से समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि अजम्पशंस के बेसिस पे ही उस मॉडल के कंक्लूजन्स डिपेंड करेंगे। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एसिमेट्रिक बिहेवियर, तो दो अजम्पशंस एसिमेट्रिक बिहेवियर से रिलेटेड पॉल स्वीजी ने किए। पहला जो उनका अजम्पशंस था वो ये था कि अगर एक फर्म प्राइस बढ़ाती है, अगर अल्पाधिकार के अंतर्गत कोई एक फर्म प्राइस बढ़ाती है तो अदर फर्म्स वोंट फॉलो प्राइस इंक्रीज। अगर एक फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है तो दूसरी फर्में अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगी, ऐसा उन्होंने मान लिया। उसका उन्होंने कारण बताया, क्योंकि अगर फर्में अपनी कीमतों को बढ़ाएंगी तो उनकी जो सेल है वो ड्रॉप कर सकती है, लेकिन अगर एक फर्म प्राइस रेज करती है तो दूसरी फर्म उसको फॉलो नहीं करेंगी। इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट होगा कि उस फर्म की भी सेल जो है वो ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि बाकी फर्मों ने अपना प्राइस चेंज नहीं किया। इसलिए रिलेटिवली इस जो फर्म प्राइस बढ़ा रही है उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, जिसके कारण दूसरी फर्में उसको फॉलो नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस फर्म को जो मांग वक्र मिलेगा वो इलास्टिक होगा, यानी जब फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो उसे जो डिमांड कर्व मिलेगा वो इलास्टिक होगा। उसका कारण यह है कि दूसरी फर्में प्राइस नहीं बढ़ाएंगी, जिसके कारण उसकी बिक्री प्राइस के बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी। प्राइस का इफेक्ट उसकी सेल पे बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसका जो डिमांड कर्व है जब वो प्राइस बढ़ाती है तो इलास्टिक होगा। इसके विपरीत अगर एक फर्म प्राइस घटाती है तो दूसरी फर्में भी अपना प्राइस घटा देंगी। यही एसिमेट्रिक बिहेवियर है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तब वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो उनका रिएक्शन अलग होगा। यही असमित व्यवहार है, यानी जब एक फर्म अपने प्राइस को घटाएगी तो दूसरी फर्में भी अपने प्राइसेस को कम कर देंगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो रिलेटिव प्राइस हैं, क्योंकि सारी फर्मों ने कम कर दिया, इसके जो रिलेटिव प्राइस हैं वो कम नहीं होंगे, बाकी फर्म भी अपना प्राइस घटा देंगी। तो उसके कारण डिमांड जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। नॉर्मली उसने प्राइस फर्म इसलिए घटाती है कि उसकी डिमांड बढ़ जाए, लेकिन प्राइस घटाने के कारण दूसरी फर्म उसको फॉलो करेंगी, जिसके फलस्वरूप उसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर सेल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी प्राइस डिक्रीज करने से, तो उसे जो डिमांड कर्व मिलेगा वो इनइलास्टिक मिलेगा, क्योंकि जो क्वांटिटिव चेंजेस हैं डिमांड के वो अनरेस्पॉन्सिव हैं प्राइस चेंज से। कारण ये है कि रिलेटिव प्राइसेस जो हैं वो चेंज नहीं होंगे, वो लगभग उतने ही रहेंगे। तो इसके कारण उस फर्म की सेल ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो स्थितियां हैं। एक बार जब फर्म प्राइस बढ़ाएगी तो उसे जो डिमांड कर्व मिलेगा वो इलास्टिक मिलेगा, क्योंकि दूसरी फर्म उसको फॉलो नहीं करेंगी और उसकी डिमांड काफ़ी हद तक घट जाएगी। दूसरी स्थिति में जब एक फर्म अपना प्राइस घटाएगी तो दूसरी फर्म भी अपना प्राइस घटा देंगी, जिसके फलस्वरूप उसकी सेल जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी और यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड कर्व मिलेगा। तो दो महत्वपूर्ण मान्यताएं हैं। तीसरी मान्यता है कि मार्केट में एक प्रिवेलिंग प्राइस है, यानी पूर्व निर्धारित एक कीमत मार्केट में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और जो किंक है, जो मोड हमने बताया था, इसी पॉइंट पे होगा, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे क्यों होगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि जो प्राइस रिजिडिटी मॉडल है वो ये मान के चलता है कि जो एमसी कर्व है वो एमआर कर्व के ब्रोकन पॉइंट से होके जाता है।
अब यहाँ पे ये एजम्पशन आपके समझ में नहीं आएगा, जब हम डिस्कस करेंगे आगे, जब एम आर कर्व ड्रॉ करेंगे तब हम देखेंगे कि एम आर कर्व एक स्थान पर टूटा हुआ है, जिसको हम डॉटेड के द्वारा दिखाएंगे। तो हमने ये मान लिया कि जो एमसी कर्व है फर्म का, अगर लागत बढ़ती है या घटती है तो जो डॉटेड पोर्शन है एम आर कर्व का उसके थ्रू होके एमसी कर्व जाएगा। तो ये मान्यताएं हैं, 4 मान्यताएं हैं। कीमत बढ़ती है तब दूसरी फर्म फॉलो नहीं करेंगी, कीमत घटती है तो दूसरी फर्म फॉलो करेंगी, एक प्रीवेलिंग प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, और एमसी कर्व जो है वो एमआर कर्व के टूटे हुए हिस्से से जाता है। ये चारों मान्यताओं के आधार पे हम इस मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करते हैं, और पहले हम जो मॉडल के एजम्पशंस हैं इसको ग्राफ के द्वारा डिपिक्ट करने का प्रयास करते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे हमारे प्राइसेस हैं। प्रीवेलिंग प्राइसेस, हमने माना था कि मार्केट में एक प्रीवेलिंग प्राइस है, मान लो वो ओपी स्टार प्रीवेलिंग प्राइस है जो मार्केट में पहले से निर्धारित हो गया है। इसके बाद इस प्रीवेलिंग प्राइस पर अगर फर्में कीमत बढ़ाती हैं, हमने कहा ना फर्म ने कीमत बढ़ाई, ये प्रीवेलिंग प्राइस है, अगर फर्म कीमत बढ़ाती है तो क्या जंक्शन था, दूसरी फर्में फॉलो नहीं करेंगी, जिसके कारण इसका डिमांड कर्व जो है वो इलास्टिक होगा। तो ये इलास्टिक डिमांड कर्व मैंने बनाया है, तो यहाँ पे डिमांड कर्व बनाया है D1, ये इलास्टिक डिमांड कर्व है। दूसरा जंक्शन था कि जब फर्म अपने प्राइस को घटाएंगी तो दूसरी फर्में भी फॉलो करेंगी उसको, और जो डिमांड कर्व होगा वो इन इलास्टिक होगा। तो एक इन इलास्टिक डिमांड कर्व मैंने ड्रा किया जो है आपका D1। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो अजम्पशन हमने किए थे। 3 अजम्पशन इस ग्राफ के द्वारा डिपिक्ट हमने कर दिए। पहला, थर्ड नंबर का जो अजम्पशन था प्रीवेलिंग प्राइसेस, ये वाला है। इसके बाद अगर कीमत बढ़ती है दूसरी फर्में फॉलो नहीं करेंगी, जिसके कारण डिमांड कर्व इलास्टिक होगा, D1 इलास्टिक है, और स्मॉल d1 जो है वो इन इलास्टिक पोर्शन है डिमांड कर्व का। तो ये जो मान्यताएं हमने पिछली स्लाइड में देखी थी उनको हमने ग्राफ के द्वारा दिखाया है। इसका मतलब जो डिमांड कर्व फर्म फेस करेंगी वो कीमत घटती है तो ये वाला डिमांड कर्व होगा CD1, ऊपर का जो डिमांड कर्व है सी स्मॉल डी वाला जो डिमांड कर्व है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि वो कीमतों के बढ़ने के ऊपर है। सी बिंदु से ऊपर कीमतें बढ़ रही हैं तो ये वाला हिस्सा हमारे काम का नहीं है। इसी तरीके से ये जो सी और कैपिटल डी ये वाला जो हिस्सा है ये डिमांड कर्व फेस करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि फर्म जो डिमांड कर्व फेस करेगी, जो डिमांड कर्व होगा वो ये हिस्सा तो होगा कीमतों के बढ़ने पे और ये होगा कीमतों के घटने पे। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कीमत बढ़ी तो ये हमारा डिमांड कर्व है, कीमत घटी, कीमत बढ़ी तो डिमांड कर्व ये है। इसका मतलब सी बिंदु से नीचे का जो डिमांड कर्व मैंने दिखाया था वहां पर कीमतें घट रही हैं तो यहाँ ये डिमांड कर्व लागू नहीं होगा, इलास्टिक पोर्शन वाला ये चला जाएगा आपका। इसी तरीके से जब कीमतें घटेंगी तो ये डिमांड कर्व है। अब क्योंकि कीमतें घट रही हैं इसलिए सी के ऊपर वाला हिस्सा जो रेड वाले डिमांड कर्व का वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जो हमें डिमांड कर्व मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वो डिमांड कर्व ऐसा मिलेगा जो मैंने ब्लू लाइन में ड्रॉ किया, D, C एंड D1। और ये डिमांड कर्व मार्केट का डिमांड कर्व होगा जो एक ओलिगोपोली फर्म जो कीमतों में परिवर्तन करती है उसको फेस करना होगा, D, C, D1। और आप देख सकते हैं ये डिमांड कर्व जो है ये सी बिंदु पर इसमें किंक है, इसलिए इस कारण इसको हम किंक्ड डिमांड कर्व कहते हैं, क्योंकि एक बिंदु पर इसकी जो डिमांड है वो मुड़ी हुई है, वो सीधी रेखा नहीं है। आइए अब हम फिर से देख सकते हैं कि DC जो पोर्शन है वो रिलेटिवली इलास्टिक है, क्योंकि एक फर्म प्राइस रेज करती है तो दूसरी फर्में प्राइस रेज नहीं करेंगी। जो नीचे का हिस्सा है वो इलास्टिक है, क्योंकि एक फर्म प्राइस रिड्यूस करती है तो दूसरी फर्में भी उसको फॉलो करेंगी। अब हम मार्जिनल रिवेन्यू कर्व देखते हैं। अब ये AR कर्व था, ये AR कर्व किस मान्यता पर बनाया गया था, जब फर्में कीमतें बढ़ा रही हैं, इलास्टिक पोर्शन वाला डिमांड कर्व है। तो इससे कोरस्पोंडेंस MR कर्व हमारा यहाँ आ गया। ये इलास्टिक पोर्शन वाला डिमांड AR कर्व है, ये इलास्टिक पोर्शन वाला MR कर्व है। तो यहाँ पे जो MR कर्व हमें फेस करना होगा वो इस AR के कोरस्पोंडेंस जो CDAR कर्व का हिस्सा है केवल उससे रिलेटेड डिमांड कर्व MR कर्व हमें मिलेगा। तो हमारा MR कर्व यहाँ इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये पॉइंट चले जाएंगे, ये हमारा AR कर्व होगा और ये MR कर्व। अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारा AR कर्व CD होगा और ये हमारा MR कर्व होगा जो लाल में हमने दिखाया है। तो अब अगर हम इन इलास्टिक पोर्शन से रिलेटेड डिमांड कर्व देखते हैं
ये इनइलास्टिक पोर्शन है, पहले हमने इलास्टिक पोर्शन वाला लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि कीमतों के घटने से रिलेटेड है, तो सी बिंदु के ऊपर का ए आर करो हमने नहीं देखना है, और इसी तरीके से सी बिंदु से नीचे का जो ए आर है उससे रिलेटेड एम आर देखना है, जो नीचे दिखाया गया है इस पोर्शन पे। इसका मतलब कि अगर प्राइस घटता है तो ए आर और एम आर हमारे लिए ये एप्लीकेबल होंगे, और प्राइस बढ़ता है तो जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था वो एप्लीकेबल होंगे। दोनों को मिला के अगर हम ए आर और एम आर कर्व बनाएंगे तो कुछ ऐसी शेप हमें मिलेगी, जो आपके पैनल पे आप देख सकते हो। ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे हमने जो डिमांड कर्व लिया है वो इलास्टिक पोर्शन का लिया है, तो इसके ऊपर वाला ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ से लेंगे, और दूसरा ये वाला जो हिस्सा यहाँ से ले लिया हमने इस ग्राफ से जो कीमतों के बढ़ने पे बनाया गया था, और यहाँ पे हम दूसरा ले सकते हैं ये वाला हिस्सा जो कीमतों के घटने पे बनाया गया है। ये वाला हिस्सा यहाँ से लेंगे इसके नीचे का, तो इस ग्राफ में इसको हम लेके आएंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। अब ये हमारे ए आर और एम आर कर्व हैं जो हमें फाइनली प्राप्त होंगे। तो हमारा ए आर कर्व क्या होगा, डी सी टी वन। ये फाइनली हमें जो एक अल्पाधिकारी को फेस करना पड़ेगा वो ये डिमांड कर्व होगा जो सी बिंदु पर मुड़ा हुआ होगा। एम आर कर्व होगा हमारा डी बी, और इसके बाद उसका हिस्सा होगा फिर डी बी के बाद ए एफ। इसका मतलब बी से ए तक का टूटा हुआ हिस्सा होगा। हमने चौथी मान्यता की थी कि एम सी कर्व जो है इस टूटे हुए हिस्से से जाता है, तो टूटे हुए रोटेट पोर्शन से जाता है। टूटा हुआ हिस्सा क्यों होगा, क्योंकि इलास्टिक पोर्शन का ए आर से रिलेटेड जो एम आर है और इन इलास्टिक पोर्शन से रिलेटेड जो एम आर है वो एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे, वो गैप पे रहेंगे, जिसके कारण जो खाली जगह है वो हो जाएगी, जिसको हम डॉट के द्वारा दिखाएंगे। तो ये ए आर और एम आर कर्व हमें मिलेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, मैंने दोनों एक साथ बना दिए यहाँ पे। ये आपका जो ग्रीनिश लाइन में है ये आपका इलास्टिक पोर्शन है, रेड जो है वो आपका इन इलास्टिक पोर्शन। अब हमें पता है जो इलास्टिक पोर्शन है वो हमें इससे ऊपर का चाहिए, पी से ऊपर का, तो यहाँ पे इन इलास्टिक पोर्शन के मैंने दोनों हिस्से निकाल दिए, इसी तरीके से इलास्टिक पोर्शन के निकाल दिए। तो हमारे पास जो बचेंगे वो ए आर और एम आर कर्व जो बचेंगे वही शेप आएगी जो हमने पीछे देखी थी। अब हम आते हैं कि कीमतों का निर्धारण या संतुलन कैसे होगा। संतुलन की शर्तें हमें पता है, जो शर्तें हमने पहले डिस्कस की थी यहाँ पर भी वही शर्तें लागू होंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो शर्तें हमने इक्विलिब्रियम की पहले देखी थी यहाँ पे भी वही शर्तें लागू होंगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए आर और एम आर कर्व ड्रा करेंगे, कर लिए हमने, जो वहाँ से बनाए थे वो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हमारे ए आर और एम आर कर्व है, ये आपका ए आर कर्व है कैपिटल डी सी स्मॉल डी वन, और हमारा एम आर कर्व है डी पी ए एफ, ये हमारा एम आर कर्व है। अब संतुलन की शर्त क्या थी, अगर आपको ध्यान हो तो मार्जिनल कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की हैं वो ये कहती हैं कि इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ एम आर और एम सी कर्व एक दूसरे को काटेंगे। तो ये मान लो हमारा एम सी कर्व है, तो दोनों कहाँ काटेंगे, एम आर और एम सी कर्व इस ग्राफ के द्वारा आप देख सकते हो इस बिंदु पर काट रहे हैं। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइस क्या होगा, यहाँ से ये कितनी क्वांटिटी मार्केट में फर्म बेचेगी और प्राइस होगा ओपी स्टार, स्थिर रहेगा ना, इतना ही रहेगा। अब हमने बात की थी, शुरुआत जब की थी तो कहा था कि हम दोनों पक्षों के द्वारा देखेंगे, मांग पक्ष के द्वारा भी देखेंगे और पूर्ति पक्ष के द्वारा भी देखेंगे। अब इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि मांग पक्ष के माध्यम से एक फर्म को कीमत कम करने का कोई फायदा नहीं होगा और कीमत बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब जो फर्म है उसके पास ना तो कीमतों को बढ़ाने का इंसेंटिव है, क्योंकि अगर वो बढ़ाएगी तो उसकी बिक्री उस आधार पे नहीं बढ़ेगी और उसके कुल जो आय प्राप्त होगी बिक्री करने से वो ना बढ़ेगी, नहीं, वो कम हो जाएगी। इसके विपरीत फर्म अगर कीमत घटाती है तब भी यही स्थिति होगी, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि बिक्री घटाने के बावजूद अगर उसकी सेल इंक्रीज नहीं होंगी तो उस फर्म को कोई बेनिफिट नहीं होगा, उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। इसका मतलब कीमतों में बढ़ना और कीमतों में घटने को हम मांग पक्ष के द्वारा दिखा सकते हैं कि मांग पक्ष को प्रभावित करने के लिए कीमतों का रोल नहीं रहता अगर नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली है तो, क्योंकि जो राइवल्स हैं उनका जो बिहेवियर है वो एसिमेट्रिक होगा, बढ़ती है तो उनका रिएक्शन अलग तरीके से होगा, घटती है तो कीमतें उनका रिएक्शन अलग तरीके से होगा। तो ये हमने मांग पक्ष के द्वारा एक्सप्लेन किया। अब हम पूर्ति पक्ष के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे।
ये इक्विलिब्रियम हमने देखा। अब हम ये कह सकते हैं कि मान लो फर्म की लागतें बढ़ गई या लागतें घट गई, तो उस कंडीशन में संतुलन कहाँ होगा? तो हमने चौथी मान्यता की थी कि जो एमसी कर्व है वो एमआर कर्व के टूटे हुए हिस्से से ही होके निकलता है। मान लो लागत बढ़ गई, घट गई, सपोज MC1 पे लागतें घट गई, तो उस कंडीशन में नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा? यहां होगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारे प्राइसेस कितने होंगे? उतने ही होंगे ना। इक्विलिब्रियम पॉइंट यही है, क्वांटिटी भी वही रहेगी और प्राइस भी वही रहेगा। इसका मतलब अगर लागतें कम होती हैं, पूर्ति को लागतें प्रभावित करती हैं, अगर लागतें कम होती हैं तो उस कंडीशन में भी फर्म की उत्पादन की मात्रा और उसकी कीमतें एक समान होंगी। इसी तरीके से अगर कीमतें बढ़ती हैं, MC करो हमारा ऊपर चला गया मान लो यहाँ, तो उस कंडीशन में भी संतुलन इस बिंदु पर होगा और इस बिंदु पर भी उत्पादन की मात्रा भी वही है और उत्पादन की कीमत भी वही है। तो कीमत और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको मांग पक्ष की तरफ से हमने पहले एक्सप्लेन किया, अब हम इसको पूर्ति पक्ष के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि लागतों के घटने और बढ़ने का कीमतों पर और उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू के टूटे हुए हिस्से से जाएगा, तब तक इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। केवल अगर वो टूटे हिस्से से ऊपर या नीचे से जाएगा, यहाँ से जाता तो चेंज हो जाते, लेकिन क्योंकि हमने मान लिया है, पॉल स्वीजी का ये मानना था, ये इसके टूटे हुए हिस्से से जाता है, उनका ये मानना था कि सफिशिएंट गैप होता है और सारी फर्मों के MC कर्व जो हैं लागतें इतनी नहीं बढ़ेंगी कि इनसे ऊपर जाए, क्योंकि कंपिटिटिव मार्केट है तो लागतों को भी ज़्यादा फर्म होने से रोकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मांग पक्ष हो चाहे पूर्ति पक्ष हो, दोनों पक्षों के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा अगर फर्में स्वतंत्र रूप से कंपटीशन करती हैं, उनकी जो प्रतियोगिता है वो स्वतंत्र है, कोई समझौता नहीं करती हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पॉल स्वीजी का ये मानना था कि फर्म जो है वो कीमतों में परिवर्तन नहीं करेंगी, वो कीमतों को स्थिर रखेंगी। ये है हमारा स्वीजी का विंकुचित मांग वक्र मॉडल, जिसके द्वारा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से अल्पाधिकार के अंतर्गत कीमतों के ना तो घटने की प्रवृत्ति पाई जाएगी और ना ही बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। अब इस मॉडल की हम कुछ क्रिटिसिज्म कर लेते हैं। पहली इसकी क्रिटिसिज्म है कि ये जो सिद्धांत है ये प्राइस डिटर्मिनेशन का सिद्धांत ही नहीं है। इट डजंट एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन। ये जो सिद्धांत है ये तो कहता है कि कीमतों के स्थिर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन कीमतों का पहली बार निर्धारण कैसे होगा? जो OP स्टार हमने पीछे डिस्कस किया था, वो OP स्टार कहाँ से आया? कीमतें स्थिर क्यों हैं? उसका कारण क्या है? उसको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। इसके साथ साथ ये जो मॉडल है इसके जो अजम्पशंस हैं वो गलत हैं। इस मॉडल के क्या अजम्पशंस थे? इस मॉडल का अजम्पशंस था कि जब एक फर्म कीमत बढ़ाएगी तो दूसरी फर्म कीमतें नहीं बढ़ाएंगी, और जब एक कीमत फर्म घटाएगी तो दूसरी फर्म कीमतें घटा लेंगी। तो ये एसिमेट्रिक बिहेवियर के अजम्पशंस पॉल स्वीजी ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए किए थे, जो कि गलत हैं, क्योंकि ये जो मॉडल है इट अज्यूम्स दैट राइवल ऑर्गेनाइजेशंस ओनली फॉलो प्राइस डिक्रीज विच डजंट होल्ड ट्रू एम्पेरिकली। हम जो व्यवहार में देखते हैं तो व्यवहार में हमें ये देखने को नहीं मिलता कि जब एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो दूसरी फर्म कीमत ना बढ़ाती है, जबकि उल्टा देखने को मिलता है, जब एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो दूसरी फर्में भी उसको फॉलो करने का प्रयास करती हैं। जब एक कार मैन्युफैक्चर कीमत बढ़ाता है तो बाकी दूसरे कार मैन्युफैक्चर भी कीमत बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइस रिजिडिटी मॉडल है उसके अजम्पशन गलत हैं, वो व्यवहारिक नहीं है, वो हमें व्यवहार में देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ साथ ये जो मॉडल है ये नॉन प्राइस कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखता है। तो कंपटीशन है केवल प्राइस के माध्यम से नहीं हो सकता, नॉन प्राइस कंपटीशन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक अल्पाधिकारी अपनी वस्तु की वर्तमान कीमत पर बेचने के साथ ही अपने ग्राहकों को कई प्रकार की रियायतें दे सकता है, जैसे कि वो उन्हें कुछ चीज़ें मात्रा बढ़ा के दे सकता है, कुछ दूसरे इंसेंटिव दे सकता है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है, एडवर्टाइजमेंट पे कॉस्ट कर सकता है, अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी फीचर्स डाल देता है जो ग्राहकों को अपनी तरफ लुभाती हैं। तो इन सब कारणों से जो ओलिगोपोलिस्ट है वो कीमतों को तो परिवर्तित चाहे ना करे, लेकिन जो नॉन प्राइस कंपटीशन है उनके द्वारा अपनी सेल बढ़ाने का प्रयास करता है, जैसे कि वो उनको साख सुविधाएं दे सकता है, इजी क्रेडिट पे
चीज़ों को प्रोवाइड करा सकता है, जिसके कारण जो ये मॉडल है ये उसकी व्याख्या नहीं करता है, ये उसको ध्यान में नहीं रखता है। अगर नॉन प्राइस कंपटीशन होगा तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। इसके साथ साथ ये जो है ये कम्पिटिटिव रिएक्शंस को इग्नोर करता है। जब कम्पिटिटिव रिएक्शंस का मतलब है जब प्रतियोगिता होगी तो फर्में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी। इन्होंने तो ये मान लिया कि फर्म जो है वो स्वतंत्र रूप से अपनी कीमत और उत्पादन का निर्धारण करेगी, लेकिन वास्तव में नहीं है। ऐसा नहीं है। कीमतें जो हैं या तो प्राइस लीडरशिप में जाएंगी, किसी एक फर्म को अपना नेता मान के उस फर्म के साथ साथ अपने प्राइस इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी, या क्वांटिटी और में चेंजेस लाएंगी। इसी तरीके से कार्टेल्स जो हैं बनते हैं ना, कार्टेल्स जो ओलिगोपोली मार्केट का ज़्यादा हिस्सा प्राइस लीडरशिप और कार्टेल्स का है, और ये जो मॉडल है ये इस लार्ज पोर्शन को छोड़ता है, उसको अपने ध्यान में नहीं रखता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडल है ये कम्पिटिटिव रिएक्शंस की अवहेलना करता है। ये ध्यान में नहीं रखता कि जब कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी तो उसको प्रतियोगिता को बचने के लिए फर्में अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स कर सकती हैं। उन अरेंजमेंट्स को ये ध्यान में नहीं रखता है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थी जो प्राइस रिजिडिटी थ्योरी या कीमत दृढ़ता मॉडल की व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाती हैं, उनकी आलोचना करती हैं। आइए लास्ट में हम प्राइस रिजिडिटी मॉडल का एक रिकैप कर लेते हैं, फिर से देखते हैं जो हमने पोल्सविजी के मॉडल में देखा उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ओलिगोपोली फर्म है, उसके पास प्राइस सेटिंग पावर्स हैं, लेकिन वो उसको यूज करने से रिलेक्टेंट है। ये कहा था ना उसने, पोल्सविजी ने, कि फर्म कीमत तो बढ़ा या घटा सकती हैं, उनके पास प्राइस सेटिंग्स पावर हैं, लेकिन वो उसको यूज नहीं करना चाहती। हम क्योंकि उनको यूज करने के लिए उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। कोई इंसेंटिव होना चाहिए ना, फर्म अगर कीमत बढ़ाए तो उसका कुछ इंसेंटिव होना चाहिए। वो इंसेंटिव हो सकता है कि उसे लाभ ज़्यादा चाहिए, लेकिन होगा क्या, जब दूसरी फर्में अपनी कीमतों को नहीं बढ़ाएंगी तो उसके कारण उस फर्म की बिक्री गिर जाएगी। कीमत बढ़ गई, बिक्री गिर गई, तो कुल आय जो प्राप्त होगी फर्म को वो घट जाएगी बढ़ने के स्थान पर। इसका मतलब ये हुआ कि एक ओलिगोपोली फर्म है, उसमें फर्म के पास प्राइस सेटिंग पावर्स तो हैं, लेकिन वो इन प्राइस सेटिंग पावर्स को यूज नहीं करना चाहती, उसको यूज करने में रिलेक्टेंट है। दूसरा जो है कि जो राइवल्स हैं, दे आर अनलाइकली टू मैच ए राइज इन प्राइसेस बट दे आर लाइकली टू मैच ए फॉल इन प्राइस। ये हमने अज्यूम किया था कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो राइवल्स उसको मैच करने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन जब कीमतें घटेंगी तो राइवल्स उस कीमतों के घटने को अपने अंदर जो है वो समेटेगा, या कीमतों को घटने के साथ साथ रिएक्ट करेगा और अपनी कीमतें भी घटा देंगे। इसके बाद अगर एक फर्म एक प्राइस निर्धारित करती है तो उसके पास उस प्राइस को चेंज करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। जो हमने डिमांड पक्ष की तरफ से जब पीछे डिस्कस किया था, जो डिमांड साइड एक्सप्लेन की थी, तब हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर एक फर्म एक प्राइस पे सेटल हो गई है, एक बार एक कीमत का निर्धारण हो गया है, तो फर्म के पास उस कीमत को चेंज करने का कोई भी प्रोत्साहन नहीं होता, जो मांग पक्ष की तरफ से हमने व्याख्या की थी। इसी तरीके से पूर्ति पक्ष की तरफ से भी हमने व्याख्या की कि अगर कॉस्ट चेंज होते हैं तो उसके फलस्वरूप भी ओलिगोपोली मार्केट में रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्राइसेस की बनी रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका कारण ये था कि हमने ये पहले से मान लिया था कि जो एमआर कर्व है वो एमसी कर्व के टूटे हुए हिस्से से जाएगा, और उस टूटे हुए हिस्से से जाने के कारण क्या होगा कि लागतों के बढ़ने के बावजूद भी प्राइस रिजिडिटी बनी रहेगी, जैसे कि उस मॉडल में हमने ग्राफ में हमने डिस्कस किया था और देखा था कि जब तक एमसी कर्व टूटे हुए हिस्से से जाएगा प्राइस रिजिडिटी बनी रहेगी, चाहे कॉस्ट घटो या बढ़ो। इसके बाद अगर मार्केट में प्राइस रिजिडिटी होगी, कीमतें फर्म घटा नहीं सकती और बढ़ा नहीं सकती, तो उसका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट में कीमतों का प्रयास होता है हर समय कि वो बाजार के ज़्यादा हिस्से पे कब्जा करें। अब ज़्यादा हिस्से पे कब्जा करने के लिए वो प्राइस को तो घटा और बढ़ा नहीं सकती, तो उनके पास जो ऑप्शन बचेगा वो नॉन प्राइस कंपटीशन का बचेगा। यानी फर्म जो है वो नॉन प्राइस कंपटीशन में जाएंगी, जिसके फलस्वरूप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, दूसरे सेलिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे, उसके साथ साथ बहुत सारी रियायतें फर्म देंगी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की तरफ जाएंगी, अपने प्रोडक्ट को दूसरी फर्मों से बेहतर करने का प्रयास करेंगी, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स वो लेके आएंगी जिसके फलस्वरूप उनकी बिक्री बढ़ सके। तो ये प्राइस रिजिडिटी मॉडल है जो ये एक्सप्लेन करता है कि कीमतों के स्थिर रहने की प्रवृत्ति अगर
गैर गठबंधन अल्पाधिकार है तो उसके अंतर्गत पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि अल्पाधिकार में प्रत्येक फर्म अपनी प्रतियोगी की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता पूर्वक अपनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण कर सकती है। लेकिन यदि वस्तुएं समरूप हैं तो उस दशा में दोनों में कीमत युद्ध शुरू हो सकता है, यानी कोई भी फर्म अपनी कीमत को कम करके अपनी बिक्री को नहीं बढ़ा पाएंगी क्योंकि उसके फलस्वरूप कीमत युद्ध शुरू हो जाएगा। इसके विपरीत यदि कोई फर्म कम कीमत पर अपनी चीजें बेचती है तो उसको लाभ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वस्तु समरूप नहीं है तब जो फर्म्स हैं अल्पाधिकार के अंतर्गत वो विभेदीकरण की तरफ जाती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की तरफ जाती हैं और इसके साथ साथ वो नॉन प्राइस कंपटीशन में जाती हैं। नॉर्मली कई बार हम ये पूछते हैं कि जो ओलिगोपोली प्राइस है, क्योंकि हमने ओलिगोपोली के अंदर कुछ ना कुछ मोनोपोलिस्ट के एलिमेंट्स विद्यमान होते हैं, तो जो हमारा मोनोपोली मार्केट है उससे कीमतें और परफेक्ट कंपटीशन से कीमतें या ओलिगोपोली में कीमतें को अगर हम कंपेयर करेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो ओलिगोपोली की कीमतें होती हैं वो प्रतियोगी कीमत जो परफेक्ट कंपटीशन की कीमतें हैं उनसे तो ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये जो एकाधिकार है उससे कम होती हैं। यानी वास्तव में जो कीमतों का निर्धारण होगा, क्योंकि ये जो मॉडल है ये कीमतों के निर्धारण की बात नहीं करता, ये व्याख्या नहीं करता कि कीमतों का निर्धारण कहाँ होगा। तो वास्तव में जहाँ कीमतों का निर्धारण होगा वो अल्पाधिकारी कीमतें जो हैं वो पूर्ण प्रतियोगी कीमतों से कम होंगी और एकाधिकारी कीमतों से पूर्ण प्रतियोगी कीमतों से अधिक होंगी और एकाधिकारी कीमतों से कम होंगी और दोनों के बीच के अंदर कोई ना कोई कीमत स्तर जो है वो निर्धारित होगा। ये था हमारा पॉल स्विजी का प्राइस रिजिडिटी मॉडल। इस मॉडल में हमने डिस्कस किया प्राइस रिजिडिटी मॉडल है क्या, प्राइस रिजिडिटी मॉडल के माध्यम से किस तरीके से पॉल स्विजी ने मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए कीमतों के स्थिर रहने की व्याख्या की और किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि चाहे लागतें बढ़ें चाहे लागतें घटें, दोनों ही अवस्थाओं में उत्पादकों के पास कीमतें बढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से जो मांग पक्ष है उसकी दृष्टिकोण से भी, मांग को आकर्षित करने के दृष्टिकोण से भी कीमतों के बढ़ाने और कीमतों के घटाने का कोई लाभ नहीं होगा, जिसके फलस्वरूप फर्मों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होंगे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो जिनके बेसिस पे मैंने लेक्चर डेवलप किया है। आप भी इन रेफरेंसेस को देख सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।